स्वागत है आपका सतीश जी, नई परख के ऊपर एक बार फिर। और आज हम लोग 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों के पीछे अलग-अलग दृष्टिकोण काम कर रहा है, अलग-अलग विचारधाराएँ काम कर रही हैं। पहली घटना ये है कि राहुल गांधी ने पटना में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के साथ ही जोड़कर अ, एक अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन किया, जिसमें महागठबंधन के सारे नेता मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर एक 10 सूत्रीय संकल्प पत्र पेश किया, जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का, आरक्षण का, उनको कई तरह की सुरक्षाओं का, उनके लिए कुछ आर्थिक प्रगति उनकी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कई सारी गारंटियाँ दी गई हैं। एक घटना तो ये है। और दूसरी घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई है, जो आज नहीं, लेकिन कल से उसके बारे में चर्चा जारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत न तो कोई अपनी जातिगत रैली को लेकर जातिगत आधार पर कोई रैली कर पाएगा, कोई जातिगत आधार पर किसी किस्म की राजनीतिक गोलबंदी नहीं कर पाएगा और अ, सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, उनसे जातियों के नाम मिटाए जाएँगे और उसके और भी कई आयाम हैं, जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन काफ़ी उससे विवाद पैदा हो रहा है। अगर हम इन दोनों घटनाओं को एक ही परिप्रेक्ष्य में देखें, तो आप उसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो पटना में अति पिछड़ों को लेकर के जो 10 सूत्री संकल्प है, ये महागठबंधन का, राहुल गांधी का, ये युगांतकारी और उससे ज़्यादा क्रांतिकारी है। और मैं इसे अगर मंडल 3 कहूँ या इस शताब्दी का सबसे बड़ा कहूँ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत तरह से वो क्रांतिकारी है। जी। अब क्रांतिकारी में हम लोग अगर इसको कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर क्रांतिकारी, तो भई किस प्रकार आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात, चाहे एससी-एसटी वाला जो पहले एट्रोसिटीज़ एक्ट होता था, उसमें अब ओबीसी को भी ले आना, प्राइवेट स्कूलों में, चाहे प्राइवेट एजुकेशनल सिस्टम्स में आरक्षित कर देना। इस तरह से जो 10 सूत्री कार्यक्रम है, ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि अ, गेम चेंज ज़रूर करेगा, भले गेम चेंजर साबित ना हो। तो ये तो पहली बात है और जो दूसरी बात आपने कही योगी सरकार वाली, आपने ठीक ही कहा कि ये दोनों जुड़ा हुआ है। मैं इसमें जाना चाहता हूँ 2015 में, जब एकाएक जुलाई-अगस्त के महीने में आरएसएस प्रमुख, आरएसएस भागवत ने एक आरक्षण को लेकर के विवाद पैदा करने वाला एक बयान दे दिया था। और कहते हैं लोग कि उस बयान का फ़ायदा उठाते हुए तब के साथी लालू और नीतीश ने पूरा बिहार का चुनाव पलट दिया। तो अगर योगी जी ने ये किया है, तो अभी तात्कालिक रूप से हो सकता है उत्तर प्रदेश में उसका उतना प्रभाव शायद ना पड़े, हालाँकि पड़ेगा, लेकिन इसकी गूंज तो ज़्यादा बिहार में होगी। वहाँ पर सब ऐसे ही आरक्षण की बात कर रहे हैं, मंडल 30 की बात कर रहे हैं, इस सदी का एकदम मंडल का छलांग की बात कर रहे हैं। उसमें है जाति गणना की बात, सवाल तो पूछा गया ना, आज भी ये भी पूछा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा। ये बात उठा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में, ये जो एक सीडब्ल्यूसी हुई उसमें। जी। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी तो जात गिनने पर तैयार हो गए हैं और योगी जी कह रहे हैं कि नाम हटाओ। तो ये स्पष्ट करें, तो ये प्रेशर लाने का, उसको मुद्दा बनाने का वहाँ इन लोगों ने कोशिश ज़रूर कर दी है। तो मैं समझ रहा हूँ दोनों सही में जुड़ा हुआ है और आज के बाद थोड़ा अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस रूप में इसको ये फैलाते हैं, किस तरह से मुद्दे को हवा देते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अभी आपने अपनी बातचीत में कहा कि ये गेम चेंज ज़रूर करेगा, भले ही गेम चेंजर ना साबित हो। तो जी। इससे क्या मतलब है? अगर गेम चेंज करेगा तो गेम चेंजर साबित हो गया। नहीं, देखिए गेम चेंजर का मतलब ये हुआ कि आप बिहार चुनाव जो है एकदम स्वीप कर गए, फतह कर गए, अच्छा। है कि नहीं? हुँ। अब गेम चेंज करने का की बात ये हुई कि भई देखिए, मोदी जी और उनके लोग पहले कहते थे कि ये जाति गिनने की बात करते हैं, ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, एनार्किस्ट हैं, विभाजनकारी हैं, अर्बन नक्सल हैं। लेकिन जाति की गणना को उन लोगों ने मान लिया अंततः।
आरएसएस ने शुरुआत की थी कि भाई आप करिए, ये हमने सुना था। तो अंततः जो है, जो गेम चेंजर टाइप का, जो गेम चेंज करने वाली बात जी, जो 24 के चुनाव से पहले शुरू हुआ, जिसमें संविधान, आरक्षण, जाति गणना, पिछड़ों का हक, आबादी का, ये सब, वो कहीं न कहीं इसकी परिणति तो इस रूप में हुई ना कि इनको भी मानना पड़ा कि जाति की गणना होगी। अब मैं गेम चेंजर इसलिए गेम चेंज करने वाली बात ये कह रहा हूँ कि एक नया नैरेटिव है, नया राष्ट्रीय विमर्श है, और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये बात तो सब जगह जाएगी ना कि इस तरह की चीज जो आप संकल्प ले रहे हैं, सब लोगों को, सारे लोगों को ये आप वायदा कर रहे हैं, इस प्रकार से जो हिंदुत्व वाली बात है, जिसमें शायद योगी जी उसी से प्रेरित हो कि भाई हिंदुओं की एकता अति आवश्यक है, इसलिए जात का नाम जाना चाहिए। तो सामने जो ये गेम चेंज करने वाला तो है, लेकिन क्या जरूरी ये है कि बिहार में इसका रेजोनेंस कितनी गूंज होती है? प्रयास जरूर होगा। वहां पर शायद फिर वो चुनावी एकदम से फतह ना मिले, ये संभव है। देखिए, राहुल गांधी इस मुकाम पर अचानक नहीं पहुंचे हैं। हमें भी पता है और निश्चित रूप से आपको भी मालूम होगा, हम लोग चर्चा भी करते रहे हैं इस विषय पर। ये करीबन मार्च अप्रैल के महीने से वो बिहार की यात्राएं कर रहे हैं। कई उन्होंने यात्राएं की और हर यात्रा में उनकी कोशिश रही है अति पिछड़ों यानी ईबीसी को किस तरह अपनी ओर आकर्षित किया जाए। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे कई तरह की यात्राएं निकाली हैं, कर्पूरी रथ निकाला है उन्होंने, सम्मेलन किए हैं। सम्मेलन में इन दलों इन इस तरह की बिरादरियों के नेता जिनको बिहार में पचपनिया कहा जाता है, इनकी संख्या मोटे तौर पर अगर नीतीश अगर महागठबंधन की सरकार द्वारा किए गए जातिगत सर्वेक्षण की के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो करीब 36% है, जो कि एक बड़ी संख्या है। तो राहुल गांधी लगातार मार्च के महीने से ये कोशिश कर रहे थे। आज जब वो ये पेश कर रहे थे 10 सूत्रीय संकल्प पत्र, तो उन्होंने सामने दर्शकों में बैठे हुए इन जातियों के नेताओं से कहा भी मंच से कि क्या आपकी हमारी बातचीत नहीं हुई है इस बारे में? क्या ये मांगे हमने और आपने मिलकर तैयार नहीं की हैं? क्या ये जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये आपकी आवाज़ नहीं है? आपको याद होगा कि आप आते थे, हम मुझसे मिलते थे, हम लोग आपस में इस बारे में चर्चा करते थे। यानी काफ़ी अरसे से ये प्रक्रिया राहुल गांधी चला रहे थे। यानी वो जिस रास्ते पे चल रहे थे, उन्हें पता था कि इस रास्ते पे हम चल पड़े हैं और इसकी परिणति कहाँ होगी। वो इसकी परिणति ये इस वोटर अधिकार यात्रा के बाद में फिर ये संकल्प पत्र में हुई। और तेजस्वी ने भी स्वीकार किया, मुकेश सहनी ने भी स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया कि ये हम सब लोगों का मिला-जुला संकल्प पत्र है। यानी इसी मुद्दे पे वो चुनाव भी लड़ेंगे, स्पष्ट है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? इसी मुद्दे पर वो चुनाव भी लड़ेंगे और राहुल गांधी पहले वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी कह चुके हैं कि हम अलग-अलग पार्टियां हम लोग अपना घोषणा पत्र नहीं निकालेंगे, हमारी महागठबंधन का एक घोषणा पत्र होगा। और आप जी, देखिए जब पहली बार एनडीए बना था लालकृष्ण आडवाणी के ज़माने में, तब लालकृष्ण आडवाणी ने घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं निकालेगी। एनडीए का घोषणा पत्र ही भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र होगा। इस तरीके से उन्होंने देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने एनडीए को इस तरह पाला-पोसा था, मतलब जो आज तक किसी न किसी रूप में भाजपा की राजनीति की सेवा कर रहा है। हालाँकि उसकी शक्ल भी काफ़ी बदल चुकी है और भाजपा की राजनीति की शक्ल भी तब से लेके अब तक काफ़ी बदल चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी के लिए एक सोची-समझी रणनीति है और इसके ज़रिए उन्होंने भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल को प्रभावी रूप से सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय दल में बदल दिया है, जबकि सामाजिक न्याय की दूसरी पार्टियां मुख्य तौर पर क्षेत्रों में सीमित हैं। वो भी महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली हैं, लेकिन क्षेत्रों में है। अब सामाजिक न्याय की एकमात्र पार्टी इस देश में अगर कोई है, तो वो कांग्रेस है और खास तौर से वो सामाजिक न्याय के स्पेक्ट्रम में भी जो सबसे कमजोर हिस्सा है, उसके ऊपर जोर दे रही है। जी। जी, देखिए, मैं एक सिर्फ एक अंतर समझ रहा हूँ हुँ। कि मैं कहता भी था, पहले भी कहता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अ, करीब-करीब इस मंडल पॉलिटिक्स में, सोशल जस्टिस के पॉलिटिक्स में 30-35 साल लेट थी, जिसको राहुल गांधी भी मानते, हुँ। माना है उन्होंने। माफ़ी भी माँगी उन्होंने इसके लिए। हाँ, जी,
तो अभी एक ही अंतर हुआ है कि जो भी सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय मंडल या फिर पिछड़े पिछड़े के हक की बात आबादी के अनुसार, ये सारी बातों का आपने ठीक कहा कि आंचलिक पार्टियों ने उसका उद्भाव भी उस पे हुआ, उनका विस्तार भी हुआ, वो कब्जा में भी आए, सरकार में भी आए, लेकिन वो अंचल तक मतलब एक प्रदेश तक सीमित रहे। एक ही अंतर ये है कि इस बार जो है ऐसा लग रहा है अभी कि लीडरशिप जो है ये सोशल जस्टिस मूवमेंट का कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया या अपने अंदर कर लिया। छाता इनका है, सब अब इसके अंदर आएंगे। पहले ऐसा लगता था कि जैसे आरजेडी बिहार में बढ़ी, बिहार में इतना दिन तक काबिज रही, जो अभी तक एक तरह से है, तो उसमें कांग्रेस पिछलग्गू हो गई इसी सोशल जस्टिस में पिछड़ने के चलते। सेम बात आप उत्तर प्रदेश के बारे में भी कह सकते हैं। इस बार थोड़ा पलटने की बात है और इसको विस्तार देने की बात है। एमवाई का चाहे यादव का, ये सबसे ज्यादा बढ़ के ये बात है कि उसको वो उस स्तर पे ला रहे हैं और हिंदुत्व को सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं कि आप 80-20 की राजनीति धार्मिक आधार पर करते हो, हम समाज के आधार पर रिवर्स 80-20 करेंगे। ये एक मेन बात ये है। और तीसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि इतना कंक्रीट फॉर्म में अभी तक कुछ नहीं था। ये पहली बार इस अम्ब्रेला के तहत ये कंक्रीट फॉर्म में आया है। इसलिए मैंने कहा कि ये बिहार की राजनीति के लिए शायद गेम चेंजर ना साबित होगा भी, हो भी सकता है, लेकिन ये गेम पूरे देश के राष्ट्रीय राजनीति विमर्श को बदलेगा, ये निश्चित है। और इसकी प्रस्तावना तो हम लोग देख ही रहे थे 24 के चुनाव से, ये पहले ही चल रहा था और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान थोड़ा-थोड़ा था, लेकिन बाद में ये बड़ा एकदम मतलब विस्तारित रूप में आ गया। जी। मोटे तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब इसका एक और पक्ष है जो कि व्यवहारिक रूप से वोटों की जोड़ बाकी वाला पक्ष है। उसके ऊपर भी हम लोगों को चाहते ना चाहते हुए भी गौर करना ही पड़ता है। जैसे कि 36% मान लीजिए ईबीसीज हैं। ये ईबीसीज मोटे तौर पर इनका ज्यादा बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ जाता था। कुछ हिस्से में भाजपा ने घुसपैठ कर रखी थी, उनकी तरफ जा रहा था। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति का जो किरदार रहा है वो ईबीसी को अपनी ओर आकर्षित करने में कोशिश करने के बावजूद भी, कोशिश भी उनकी अनमने किस्म की ही होती है, वो नाकाम ही रहे उसके अंदर। तो अब वहां पर जब राहुल गांधी ने और सब लोग उसमें जुड़ भी गए हैं, तेजस्वी वगैरह भी सब जुड़ गए हैं, ये कदम उठा ही दिया है, तो उसके बाद ठोस यादव वोट, पूरा का पूरा मुसलमान वोट, सीपीआई एमएल का जो एक अपना वोट है गरीब किसानों के अंदर, भूमिहीन गरीब किसानों के अंदर, वो पूरा का पूरा वोट, मुकेश सहनी का पूरा वोट, ये सारे वोट एक तरफ। और उसमें कांग्रेस के इन प्रयासों से, जिनसे साथ बाकी सब दल सहमत हैं, अगर ईबीसी का एक मैं समझता हूं एक स्वस्थ प्रतिशत, मैं बहुत कम भी नहीं कहता, ये भी नहीं कहता कि सारा वोट टूट के उनकी तरफ चला आएगा, लेकिन अगर 15 से 20% ईबीसी वोट भी महागठबंधन की तरफ आता है, तो मुझे लगता नहीं है कि महागठबंधन किसी तरीके से ये चुनाव हार पाएगा। इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन कांग्रेस ने किया है ये सब करके, राहुल गांधी की पूरी पिछले पिछले कम से कम 7-8 महीने की जो कोशिश है, उससे पूरे महागठबंधन की राजनीति में एक ठोस उसका मूल्यवर्धन हुआ है। मैं सहमत हूँ आपसे, खाली रिजल्ट को छोड़ के। रिजल्ट का तो आजकल पता नहीं ये कहाँ कैसा आ जाता है। एक चेकना होगा, ये 10 सूत्री कार्यक्रम ले आए, महागठबंधन साथ भी है, लेकिन अमूमन मतलब आम तौर पर इस बात की चर्चा जरूर है कि इनका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट अभी तक इन्होंने घोषित नहीं किया है। हालांकि जो क्रांतिकारी 10 स्टेप्स 10 सूत्री किए हैं, इससे आमूलचूल परिवर्तन होंगे। एक और इसमें एक दिक्कत और भी, हम और आप सहमत हो या इस बात में भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि समाज जो आर्थिक जो एक माइंडसेट है, उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है पहले के मुताबिक। ये 90 के दशक में ऐसी चीजें होती तो मैं आज कह दे 210 सीट को आई 90 के दशक पिछले साल। अब है थोड़ा सा
लोग मटेरियलिस्टिक भी हो गए। और बिहार में जिस प्रकार हुँ, से खजाने से लोगों को भरा जा रहा है, 1000, 2000, 5000, 10,000 तक, या बेरोजगारों को भी 3000 या कि 1000, पता नहीं कितने-कितने। ये एक, मतलब हमें लगता है कि ये जो ये बंडल 30 है, बनाम वो हुँ, खजाना से जो फ्रीबी है, अ, उस तरह का चुनाव हो रहा है। ये आपको, हम लोग माने या ना माने, उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की जो स्थिति है, वो 10,000 रुपया अगर एक व्यक्ति को मिल जाए, खास तौर से गरीब तबके में जो ईबीसी, ओबीसी अधिकतर ज़्यादा वही है, वो फ़र्क डाल सकता है। तो अब बात ये है कि ये किस तरह से अपने चुनाव अभियान को आगे ले जाते हैं, कितने ऊपर, मतलब कितनी ऊँचाई देते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण, और इनका आपसी कोऑर्डिनेशन क्या रहता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ कि इनको अपस्विंग है, मैं आपके शोज़ में लगातार ये बात बोलता रहा हूँ, लेकिन हुँ, उसके रिवर्स काट में भी कुछ प्रयास चल रहे हैं। देखना होगा कि कौन कितना असर कर पाता है। अभी तात्कालिक रूप से इन घोषणाओं के बाद ज़मीन पे ये कैसे चीज़ें गई हैं, आजकल तो चली जाती हैं 1 ही मिनट में, तो अभी वो मुझे पता नहीं है। जैसे, क्योंकि हम एक और बात कहते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कहते हैं? प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं, आप हमें इसको मानने में कोई ये नहीं है, और वो भी एक नैरेटिव बना रहे थे कि भई ऐसे नेता हैं, बेईमान सब है, और ये है, वो है। यहाँ पलायन, रोजगार वगैरह एक बड़ा मुद्दा है, यही असली मुद्दा है। वोट वोट चोरी की जगह, वो उनका कहने का मतलब है कि असली मुद्दे ये हैं। तो अब देखते हैं इसका प्रभाव क्या होगा। निश्चित रूप से ये प्रभाव डालेगा। और एक और बात, ये बोलते-बोलते दिमाग में आ गया, नीतीश जी की एक प्रकार से अनुपस्थिति, आज ये आरोप लगाया गया कि हुँ, नीतीश जी को, खुद खड़गे जी ने लगाया कि नीतीश जी को भाजपा ने रिटायर कर दिया। हुँ। तो नीतीश जी का न बोलना, नीतीश जी का भी कास्ट काउंटिंग में बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे ये चीज़ें सब समेट रहे हैं, और क्या इनका इसके जवाब में ये लोग क्या करते हैं। तो अभी भी ये नहीं कहेंगे कि ऐसे अगर होता पहले तो हम तो कह देते कि हाँ जी सुई, लेकिन अभी थोड़ा-सा हमें रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ़ है कि बिहार की जो ऊँची जातियाँ हैं, जो पहले से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के साथ हैं, वो इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रही हैं। सभी लोग इस प्रक्रिया को ध्यान से देख रहे हैं, वो विशेष रूप से ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि सीधा असर उनके ऊपर पड़ेगा। उनका जो राजनीतिक रंग-रुतबा है, उनका जो आर्थिक रुतबा है, उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो वो उनको दिखाई पड़ रहा है कि ये अल्पसंख्यकों की और पिछड़े वर्गों की एक बहुत बड़ी एकता करके एक बड़ा ध्रुवीकरण करने की योजना पर काम चल रहा है। एक बड़ा ध्रुवीकरण हो एक तरफ। अच्छा, जी। संख्यात्मक दृष्टि से तो अगर वास्तव में ध्रुवीकरण हो जाए तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये तो हुँ। बिल्कुल तय बात है, हैं? लेकिन जी। इस तरह का गणित में कागज़ पे हो सकता है, व्यवहार में नहीं होता है। तो इस ध्रुवीकरण को न होने देने के लिए जो लाभकारी योजनाएँ हैं, उसमें उनकी उसकी एक भूमिका होगी। ये निश्चित रूप से आपकी आपकी बात सही है। लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि चूँकि ये बिहार के इतिहास में पहली बार हो रहा है, बिहार के नहीं मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि अति पिछड़ों को इस प्रकार का महत्व दिया गया है और उनको उनके साथ आर्थिक न्याय का की दावेदारियाँ की गई। आपको ध्यान होगा जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, तो उसके एक दलित सदस्य होते थे आरएल नायक। आरएल नायक ने उसके ऊपर एक असहमति पत्र लगाया था। एकमात्र दलित सदस्य थे। उनका कहना ये था कि भई आपको जो कारीगर पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको आपको अलग से आरक्षण देना चाहिए था, क्योंकि आप खेतिहर पिछड़ी जातियाँ जो कि दोनों की आधी-आधी संख्या है, आपने उ जो आरक्षण दिया है चूँकि उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की है, तो सारे के सारे आरक्षण के लाभ जो हैं, वो खेतिहर पिछड़ी जातियाँ ही ले जाएँगी। तो ना तो मंडल बीपी मंडल ने बिंदुश्री प्रसाद मंडल ने उनकी सिफारिश की तरफ ध्यान दिया, न ही वीपी सिंह जब इसको लागू किया तब उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान दिया। उनका असहमति पत्र मंडल कमीशन की रिपोर्ट से के साथ नत्थी ही रह गया। किसी ने उसको पढ़ा नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पता नहीं राहुल गांधी ने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन ना भी पढ़ा हो तब भी काम वो वही कर रहे हैं जिसका सुझाव आरएल नायक ने दिया था।
जी। अभय जी, अगर हम एमबीसी की, महादलित की बात करें, ओबीसी तक तो मंडल कमीशन सीमित रहा। उसमें ओबीसी को एक ग्रुप देखा गया, पूरा एक समूह देखा गया। उस पर 27% रिजर्वेशन दिया गया। ये बात सही है कि उसके अंदर जो और जातियां, अलग-अलग जो विभाजन है, अलग-अलग वर्ग है, उसका कुछ एक मुश्त ध्यान उसमें नहीं दिया गया। ये अगर कोई पहला आदमी नॉर्थ इंडिया में किसी ने ध्यान दिया तो वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने उसका राजनीतिक लाभ भी उठाया और गैर यादव जातियों को इकट्ठा करके, इसमें महादलित कहें चाहे पसमानदा मुसलमान भी कहें, सबको का अलग बनाया। तो अब जो राहुल गांधी, हमको लगता है इस वक्त ये सोच रहे हैं, या उनकी पार्टी के जो चिंतक हैं वो ये सोच रहे होंगे कि नीतीश जी तो लगभग अब बिदागरी पर हैं। नीतीश जी तो बिदागरी पर है। तो नीतीश जी अगर बिदागरी पे हैं तो उस वर्ग का हम अपनी तरफ खींचे। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा मानता हूं, मैं इससे ज्यादा मानता हूं, इस पिछड़े वर्ग की राजनीति में वो तमाम वो जातियां जो पिछड़ी हुई हैं उसके समूह की एक तरह से बात कर रहे हैं, जिसमें ज्यादा फोकस जो आप नायक जी वाला बोल रहे हैं उस पे है। तो ये देखने लायक चीज होगी कि इसका काट है या नहीं है। काट इसलिए भी हो सकती, आपने मेरी से सहमति बताई कि जो आप आजकल पैसे से बांट देते हैं, तो आजकल लोग, आदमी तात्विक रूप से खुश हो जाता है पैसे लेके। चुनाव में भी पैसे बंटते हैं, चुनाव में वोट देने के पैसे बंटते हैं, बहुत ऐसे केसेस आते हैं, बहुत पैसा बंटता है, हमने तो अपनी आंखों से देखा है, देखे हैं कैसे कैसे क्या होता है। और दूसरा कि आप सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों के तहत भी आप 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 दे देते, जो किया गया है। इसलिए मैंने कहा गेम चेंजर तो नहीं होगा, गेम चेंज हो सकता है। और खाली ये बिहार में ये असर करेगा, ये तो मेरा कतई मानना नहीं। ये बहुत व्यापक असर वाली चीजें हैं, और ये अगर ये लोगों ने इसे ठीक से उठाया तो देश में ही पूरा एकदम आप समझिए कि ये तो एक पूरा असर पड़ेगा, सेंटर विमर्श का एक केंद्र हो जाएगा। शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश की तरफ चलूँगा, क्योंकि बिहार की राजनीति वैसे उत्तर प्रदेश से बहुत अलग तरह की है। वहाँ का यादव नेता कोई और होता है, बिहार का यादव नेता कोई और होता है, यहाँ का ब्राह्मण नेता, दोनों के ब्राह्मण नेता भी अलग-अलग होते हैं, सब अलग-अलग है दोनों की। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी राजनीति परस्पर व्यापी भी है। अब वहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया, एक कोई पुराना फैसला वो निकाल के लाए, ऐसा नहीं कि अभी-अभी अदालत ने कोई फैसला दिया हो। फाइलों में बंद पड़ा हुआ था फैसला, उसको निकाला उन्होंने। पता नहीं किसी ने उनका ध्यान उस तरफ दिलाया होगा, वो निकाला और उस फैसले के आधार पर उन्होंने जाति सूचक नामों के खिलाफ सरकारी रिकॉर्ड्स में और राजनीतिक गोलबंदी में रैलियाँ वगैरह जो होती हैं, उसके खिलाफ उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। इससे भाजपा के ही हलकों में काफ़ी अ, थोड़ी बेचैनी पैदा हुई है और भ्रम भी फैला है। क्योंकि भाजपा के ही समर्थकों को बड़े पैमाने पर जाति सूचक प्रमाण पत्र बनाने हैं कि बिना उनके आरक्षण नहीं मिलता है, बिना उनके नौकरी भी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता, बिना उनके स्कूल में, इस विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं होगा। सरकार कह रही है कि हम जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो क्या जाति सूचक प्रमाण पत्र बनाना योगी जी की सरकार बंद कर देगी? अच्छा, योगी जी वैसे ही कुख्यात हैं आरक्षण का कोटा न भरने के लिए। खुद बीजेपी की भूपेंद्र चौधरी की कमेटी ने उनके ऊपर अपनी जांच करके आरोप लगाया है कि इनकी सरकार में जो डिपार्टमेंट्स में जो आरक्षण का कोटा था वो नहीं भरा गया, वो कोटा खाली पड़ा रहा और इसलिए भी हम चुनाव हारे। ये उन्होंने बाकायदा अपनी हार की जो जांच की थी लोकसभा चुनाव में, उसमें भूपेंद्र चौधरी भाजपा के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसने इनके ऊपर आरोप लगाया था। तो ये उसके लिए कुख्यात भी है। इनको आरक्षण की, सामाजिक न्याय की कोई चिंता नहीं है। ये तो अपना अपना जो सांप्रदायिक हथौड़ा है मुसलमान विरोधी, बस वो चलाते रहते हैं, वही तलवार भांजते रहते हैं। तो क्या ये आपका आकलन क्या है? आपके पास सूचनाएँ क्या हैं? ये आदेश इनको भाजपा आलाकमान ने तो नहीं दिया होगा, मुझे इसका पक्का यकीन है कि आप ऐसा कदम उठाइए। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई लिखित-विखित में आदेश देता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयं की तरफ से इनके कान में ज़रूर फूँका गया होगा। या इनके खुद ही इनकी जो विशेष प्रतिभा है, जो बड़ी दिलचस्प किस्म की प्रतिभा है, उस प्रतिभा के तहत इन्होंने ये खोज निकाला और ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया।
तो ये भाजपा में जो हो रहा है, ये भाजपा की एक आंतरिक गड़बड़ी और आंतरिक शीत युद्ध जो है, उसके तौर पे भी इस घटना को देखा जा सकता है। देखिए, मैं यही कह रहा था आपसे कि मोहन भागवत जी का एक बयान 2015 में एकाएक चौंकाने वाला आया, जिसका इस्तेमाल करके लालू नीतीश ने वो पूरा गेम पलट दिया था। मैं था उस वक़्त और देखा कि रातों-रात कैसे चीज़ें बदल गई, हुँ, है ना? योगी जी का ये फैसला ऐसे वक़्त में आया है, हुँ, जब ऐसे वक़्त में आया है, जबकि बिहार में लगे हाथ चुनाव होना। अभी आपने भूपेंद्र सिंह कमेटी चौधरी जी वाला बताया, ये 2024 के चुनाव में योगी जी के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी ज़्यादा बेइज़्ज़ती हुई। आज इसकी नौबत नहीं आती, आज ये जो है 240 वाली, अगर वहाँ जो है योगी जी के रहते जो भी है, मुख्यमंत्री तो वही है। तो अगर बीजेपी का नैया पार लग जाता, वो पूरे तरह से यूपी पे अपने को एक तरह से आश्रित ही है भारतीय जनता पार्टी अभी भी। वहाँ पर पिट गए। अब ये क्यों लाया गया है? कुछ लोग तो ऐसे दबे ज़ुबान में कहते हैं कहीं कोई जो है एक कोई डीप स्टेट तो विदिन नहीं काम कर रहा है। क्या मंशा है इसको लाने की? क्या है? भाई भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार 2014-2017 में यूपी में सत्ता में आई तो सोशल इंजीनियरिंग की वजह से आई। खास तौर से जो वो मतलब जो गैर यादव ओबीसी के तक रीच आउट करने से। हुँ, ये कहने की बातें हैं कि मतलब योगी जी तो बाद में आए ना, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उनका नाम तक कहाँ था? तो आखिर उन्होंने ऐसा एकाएक अभी क्यों किया है? और बिहार में चलिए यहाँ तो अगड़ों की थोड़ी संख्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण ठाकुर ज़्यादा है बिहार के मुकाबले। तो यहाँ अ, अभी शायद यहाँ तो इलेक्शन दूर भी है, लेकिन अचानक से ये काम करने का क्या है? ये झंडा फहराएगा या लुटिया डुबोएगा? जब पूरा विमर्श विपक्ष का हुँ, पिछड़े पर है, हुँ, पिछड़े पर है। आरएसएस भी कहती है कि सारे जातियों को मिला करके गुलदस्ता तैयार करके इन्वर्टेड हम मतलब क्या कहते हैं पिरामिड बनाएं और वो सबाल्टर्न को जोड़ें। आरएसएस भी ये बात कहती है। उनको भी पता है कि भाई ये हिंदुओं को अगर स्टेटस को जोड़ के रखना है तो सबको समान ढंग से देखना पड़ेगा। अगड़े वर्गों की जमींदार कब की जा चुकी है, तो आप इसको ढक के तोप के कभी हिंदुत्व से कभी कुछ से वो कर तो लेंगे, लेकिन 2024 के चुनाव में दिख गया। तो आखिर ये योगी जी ने क्यों किया है, ये समझ से परे है। और उनके सारे जो पार्टी के जो सहयोगी हैं उसमें तो कई ऐसे दल हैं जो पारिवारिक और जातीय ही है। तो भाई पंजीकरण बंद करना पड़ेगा ना उनका। उनको तो हुँ, सबके हुँ, टाइटल हटाने पड़ेंगे, सबको भाजपा में मिलना पड़ेगा और हमको लगता है उल्टा होगा। ये सब विद्रोह करके दूसरे तरफ चले जाए और इसका असर अभय जी हुँ, आप मानिए इसका असर बिहार निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। ये लोग इसको उसी ढंग से देने में है क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण मैंने तो 7 पॉइंट बाद में देखा, लेकिन मल्लिकार्जुन इस बात हुँ, का जिक्र है कि योगी जी तो आरक्षण विरोधी थे, आरक्षण विरोध के लेकर लेख लिख चुके हैं। ये आरक्षण विरोध में योगी का लेख का जिक्र एकाएक आना और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सीडब्ल्यूसी जो पटना में उसके भाषण में इसका उल्लेख करना, इस बात को बताना और उसके बाद 10 पॉइंट का आप क्रांतिकारी फैसला करें, तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक बहुत ही अहम मुकाम पर एक टर्निंग पॉइंट जैसा दिख रहा है। क्या होगा
अभी नहीं कह सकते। और आप एक चीज देखिए, एक और चीज देखिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने क्या कोई इसके ऊपर रिएक्ट किया है क्या? नहीं किया है, अब तक चुप्पी है। अगर कोई इतना बड़ा फैसला कर रहा हो, कम से कम स्वागत तो किया जाएगा, वो भी नहीं किया। स्वागत तो किया जाएगा। ये ऐसा क्यों है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है अभय जी? कुछ हो रहा है क्या? मैं हम सवाल ही कर सकते हैं, हमें मालूम नहीं है। नहीं, नहीं, ठीक बात है। नहीं, आपकी बात ठीक है। कोई हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, ना हम कोई हमारे पास कोई जासूसी संस्था है, जो हम और एक उनके चीज और, अनुसार पता आरएसएस लगा। ने जाति गणना की वकालत की थी, मैंने खुद सुना था भागवत जी बोलते जी, हुए। नहीं, नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर इसके हिसाब से तो पूरा जो जाति संरचना खत्म, आरक्षण जैसी चीज पर सवाल, संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर सवाल, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जातियों को लेकर कहा है वो भी तो हमें जिक्र करना पड़ेगा। उन्होंने तो कहा ना कि कास्ट इज ए रियलिटी, जजमेंट में कहा। तो ठीक क्या है। ऐसा क्रांतिकारी, ये भी जो जो है, जैसा फैसला हम लोग महागठबंधन के 10 सूत्री को कह रहे हैं क्रांतिकारी, उसी तरह से योगी जी का भी बड़ा क्रांतिकारी है भाई। लेकिन योगी जी की फ़र्क, एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जो राहुल गांधी ने जो संकल्प पत्र पेश किया, उसमें उनके सारे सभी सहयोगी, सभी पार्टियाँ, उनकी अपनी पार्टी, सबकी संपूर्ण सहमति है। वो सब उसमें है। यहाँ केवल ये योगी जी का ही फैसला है। योगी जी की ही सरकार उसको लागू कर रही है, और पता नहीं है, क्योंकि देखिए निषाद जी ने उसके खिलाफ बेचैनी व्यक्त की है, ओम प्रकाश राजभर ने बेचैनी व्यक्त की है, तो उनके सहयोगी दल हैं, वो भी उससे सहमत नहीं प्रतीत होते। भाजपा की तरफ से कोई इसका स्वागत नहीं किया गया है। भाजपा के प्रवक्ता बड़े उत्साह से उसका जो बचाव कर सकते थे, उन्होंने उसका बचाव नहीं किया है। बहरहाल, आपके इस विश्लेषण से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आज के घटनाक्रम ने, और कल जो योगी जी ने किया था वो, और आज जो राहुल जी ने पटना में किया और तेजस्वी जी के साथ मिलकर, उसने भारतीय राजनीति को एक नए मुकाम पर पहुँचा दिया है। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? जी। मैं एक और चीज कह रहा हूं, हुँ। जब मैं ये देख रहा हूं योगी जी का एकाएक इस तरह का फैसला, है कि नहीं, उसी समय आप एक चीज बिहार में और हो रहा है। ठाकुर नेता, कद्दावर नेता, 2 बार के आरके सिंह। सांसद, केंद्रीय मंत्री, बिहार के और केंद्र के गृह सचिव आरके सिंह वहां बीजेपी मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे वहां पे। और अभी हाल में हमने देखा था राजीव प्रताप रूडी के का भी रुख देखा था। ये कहीं कोई फिर से टी फैक्टर तो नहीं आ रहा है, ठाकुर फैक्टर? हाँ, और बिहार मैं का मैं टी मैं, फैक्टर मैं और सवाल यूपी का टी पूछने के लिए फैक्टर विवश अलग-अलग हूं है। मुझे जी। क्या लग रहा है, ठीक कह रहे हैं आप, बिहार का टी फैक्टर जो है ना, और उत्तर प्रदेश का टी फैक्टर है, ये दोनों भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। बिहार का टी फैक्टर किसी और तरफ इशारा कर रहा है, और उत्तर प्रदेश का टी फैक्टर किसी और तरफ इशारा कर रहा है। जी, कुछ तो हो रहा है, ये बिल्कुल, तो हम ठीक कह बात, सकते। ठीक बात। हम लोग इस पे निगाह रखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे नई परख के दर्शकों के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है, और भारतीय राजनीति आज के घटनाक्रम से किस दिशा की तरफ जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोगों ने बहुत उम्दा चर्चा की, बहुत सी गहरी बातें हम लोगों ने की, जिनके और नए अर्थ अगले कुछ दिनों में खुलेंगे। तो हम लोग जल्दी ही फिर मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। वहां पर अब हुँ। सुन रहे हैं? जी हेलो। हाँ, बोलिए।